सबको ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। मेरी और खान साहब की बहुत पुराना रिश्ता है, 10 साल इकट्ठे हमने स्ट्रगल किया है। ये केस FIA का है ही नहीं। मैंने फौरी तौर पर तरदीद कर दी थी कि हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ने इमरान खान को, या 30 से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे, इन सब लोगों ने कहा है कि सर हमें हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ पे हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने, टाइम दें। कि जो हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ऊपर पिछले साल कौम ने बड़ी हद तक अमल किया और उसकी वजह से एक बेहतर नताइज भी देखने में नज़र आए, अल्लाह ताला ने करम भी किया, इस दफ़ा वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। खतरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा ना खास्ता बंद करने पड़ेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की ड्रामाई सूरत हाल सियासी बयानबाजी का निशाना बन चुकी है। शहबाज शरीफ की तमाम केसेस में जमानत पर रिहाई को मुस्लिम लीग नून अपनी फतह और हुकूमत 4 दिन की चांदनी करार दे रही है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के भयानक वार खौफनाक हद तक बढ़ रहे हैं। अवाम की बेहतियाती और पहली 2 लहरों से निपटने के हुकूमती इक़दामात के बाद अब सबकी नजरें तीसरी लहर का मुकाबला करने की हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली पर हैं। दूसरी जानिब शहरी इक़्तिदार में आज चलने वाली ठंडी हवाओं और जालाबारी के असरात जनूबी पंजाब से होते हुए मुल्क की सियासत में भी महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का मामला, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन में मुलाकात हो जाएगी और क्या जहांगीर तरीन को NRO मिल जाएगा? इसके साथ साथ NA 249 में छपने वाले बैलेट पेपर्स पर तहरीक लब्बैक के क्रेन के निशाने से कलअदम करार देने के हुकूमती नोटिफिकेशन पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया था तो इसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं भेजा, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? पाकिस्तान का दूसरा सवाल है कोरोना की तीसरी लहर के संगीन वार जारी, क्या सख्त इक़दामात ही कोरोना से बचा सकते हैं? आज का तीसरा सवाल है हुकूमती वफ्द की जहांगीर तरीन को जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी, क्या वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे? और हमारा आज का चौथा सवाल है NA 249 ज़िमनी इंतखाब के बैलेट पेपर्स पर तहरीक लब्बैक का निशान मौजूद, क्या कलअदम जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकती है? इन तमाम सवालात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब वक्त देने के लिए। तारड़ साहब, तहरीरी फैसला पढ़ लिया है ना जमानत की मुबारकबाद देने से पहले? बहुत शुक्रिया जी। जो तहरीरी फ़ैसला आया है शॉर्ट ऑर्डर है और तीनों जजेस के उस पर दस्तखत मौजूद हैं। और मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो रेफरी बेंच था इसने डिसाइड ये करना था कि जो पिछला बेंच था क्या उसमें से कौन से जज साहब का ओपिनियन ठीक था, किसका ठीक नहीं था। तो 3-0 से इस बेंच ने उन जज साहब के व्यू को अपहोल्ड किया है, बेल ग्रांट करने के फ़ैसले को बरकरार रखा है जिन जज साहब ने बेल ग्रांट की थी। और देखिए, मैं आज समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ असासों वाला मुकदमा अक्टूबर 2018 में बनाया गया और जब ये बनाया गया तो एक बार वो गिरफ़्तार रहे 6 महीने, फिर बाहर आए, दोबारा गिरफ़्तार किया गया। और हम शहजाद अकबर साहब और जितने इनके हुकूमती तर्जमान हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी टॉक शोज़ में टी सुनते थे, पापड़ वाला और इस तरह के अल्फाज सुनते थे। तो आज कोर्ट के अंदर तमाम आर्ग्यूमेंट्स को ट्रैश किया गया है और ये बात इस्टेब्लिश आज हमने की है। मैं उस लीगल टीम का हिस्सा था
कि 1 रुपए की टीटी शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में नहीं है, कहीं पे कोई करप्शन, किकबैक, कमीशन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, सरकारी पैसे की कहीं खुर्द-बुर्द का, किसी सरकारी टेंडर में, प्रोजेक्ट में, ठेके में किसी एम्बेजलमेंट का कोई इल्जाम इस तरह का नहीं लगाया गया। आज समात में भी डिस्कस हुए, कल भी डिस्कस हुए। अभी जमानत पर रिहाई मिली है, केसेस तो वहीं पर हैं, रिलीफ तो इसको कह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जीत तो आप नहीं कह सकते। अभी केसेस तो चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब बेल का मामला हो तो टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स की जाती है और डीपर अप्रिसिएशन नहीं की जाती, बादियों नज़र में फैसला किया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब असासों वाले केस में मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और जब उनसे सारी पूछगछ की गई है, तमाम तर चीज़ें मेरिट्स पे देखी गई हैं और एक एक मेरिट को डिस्कस किया गया है। नैब का पूरा केस ही ये था कि तमाम तर असासे उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बनाए हैं और शहबाज शरीफ साहब के वो बेनामीदार हैं और ये तमाम तर चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के फ़ायदे के लिए की गई हैं। असल मालिक शहबाज शरीफ साहब हैं। जब वो प्रेमिस ही फॉल कर गया और तमाम तर हक़ाइक़ को मुस्तरद कर दिया गया, जो ये इनकी तरफ से झूठे और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उन बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात को जब मुस्तरद कर दिया गया है और तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हार है नैब की और नैब को सपोर्ट करने वाले तमाम हुकूमती ओहदेदारान की। और देखिए, बात ये है, ये बताइएगा कि अब 1-2 रोज तक शहबाज शरीफ साहब की रिहाई भी अमल में ले आई जाएगी। रिहा होने के बाद सियासी हिकमत अमली क्या होगी मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में? मुज़ाहमती बयानियां जारी रहेगा या फिर मुफाहमत चलेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं केस के हवाले से अर्ज कर रहा था, इवन दो ये जमानत है, ये हार्डशिप पे नहीं हुई, ये इस ग्राउंड पे नहीं हुई। हालांकि ये ग्राउंड बनते थे कि शहबाज शरीफ साहब की 70 साल उम्र है और ये कि वो 110 अभी गवाहान के बयानात कलम बंद होने हैं और 1 साल लग सकता है, नैब कोर्ट में जज कोई नहीं है, इस वक्त उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। ये तमाम तर चीज़ें ज़ेरे बहस आईं मगर मेरिट पे बेल हुई है और तफसीली फ़ैसले में इंशाल्लाह हम मज़ीद सुरखरू होंगे। देखिए, जहाँ तक आपने बात की, जो अभी अपोजिशन की सियासत है, मैं समझता हूँ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि अग्रेशन बढ़ेगा क्योंकि हुकूमत ने जितने भी मौक़े आए, वो मीसाक़े मईशत की बात हो, फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको पाया हकारत से ठुकराया। उसके बाद आप देखें कि कोरोना का इजलास हुआ, इमरान खान साहब इतनी उनकी वो एक अनापरस्त उनकी शख्सियत है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और इमरान खान साहब कोरोना के इजलास से उठ के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मंतक नहीं है। ये जो सियासत को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हम इनके साथ को बैठ के मफाहमत या कोई बातचीत कर सकते हैं। साहब, जब आप ये कहते हैं कि एग्रेशन बढ़ेगी ऑपोजिशन की सियासत में, तो एग्रेशन का जो बयानिया मरियम नवाज साहिबा लेकर चल रही थी, NA-75 डस्का के इलेक्शन में वो मंजर आम पर नजर नहीं आई थी कि तबीयत खराबी भी थी, लेकिन NA-249 में 3 रोज का जो उनका दौरा कराची का है वो 1 रोज पर कर दिया गया। तो क्या मरियम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब इस क़यादत को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है, ऐसी कोई डिवीज़न नहीं है और मैं क्योंकि डस्के में मौजूद था तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, मैं उस कैंपेन का इंचार्ज था, मेरे से पल पल का रब्ता था और वो वहाँ पे पूरी तरह एक्टिव थी और वो इनिशियली वहाँ पे जलसा भी करके आई और उसके बाद जब वो बीमार हुई, उन्होंने पूरी कैंपेन को मॉनिटर किया और बड़ी एक्टिवली मॉनिटर किया। ये तासर गलत है। और दूसरी बात यह है कि जमात का बयानिया वही है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को अक्सर जो है वो सज़ा भी इस बात की मिलती है कि वो अपने भाई से वफ़ादार हैं और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट है। मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, मगर एंड ऑफ द डे फ़ैसला वही होता है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमा दें। उसके आगे मेरा ख्याल है उस फैसले के आगे कोई भी तो जिसारत नहीं करता। साहब का बयानिया PDM में आर या पार का चलता था, जैसे मरियम साहिबा भी जलसों में बयान करती थी, तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में MPs नाराज भी थे, तब शहबाज शरीफ साहब ने तो जेल से मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। तो शहबाज शरीफ साहब तो फिर भी इंतजार कर रहे थे ऐवान में किसी किस्म की तब्दीली की, फिर भी आप समझते कि उनका बयानिया वही जारहाना है जो मियाँ साहब का या मरियम साहिबा का? नहीं, देखिए, बात यह है कि एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती हैं, अप्रोचेज़ हो सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। किसी भी पॉलिसी मैटर पे, अपोजिशन के किसी भी मामले पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती है। पार्टी के अंदर हर तरह की आरा को खातिर में लाया जाता है, डिस्कशन होती है, डिलिब्रेशंस होती हैं।
मगर जब मियां नवाज शरीफ साहब कोई फ़ैसला कर लें, उस फैसले को ना सिर्फ ओन किया जाता है बल्कि उसको बाकायदा उसके अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन है। और ये देखिए, जमहूरी पार्टियां जो होती हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हर तरह के आइडियाज़ डिस्कस हों और हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स, एक चीज़ का फ़ायदा नुकसान डिस्कस करके एक हतमी फैसला किया जाए और पूरी पार्टी फिर उस फैसले के साथ खड़ी हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी और आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हुई थी तब सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। रिहाई के वक्त जब जो उन्हें सियासी मंजरनामा मिल रहा है, पीपल्स पार्टी PDM से इख्तिलाफात रख रही है, ANP अलग हो चुकी है, हुकूमती साइड पर जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप भी सामने आया है, तो शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को वापस लाएंगे PDM में या फिर जो जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप है उससे हाथ मिलाकर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे पंजाब में? देखिए, मैं इस बात को बहुत समझता हूँ कि PDM का अभी बहुत फ्यूचर बाकी है, बहुत चीज़ें मेंड हो सकती हैं, PDM हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। ये वो इमरान खान नहीं है जो 2018 में आया था। ये थका हुआ, हारा हुआ, हाँफता हुआ इमरान खान है जिसको हमने बहुत थकाया है। और यकीन मानिए, सेनेट के इलेक्शन की हार, उसके बाद जो भी हमारे आपस के मामलात हुए हों, सेनेट के इलेक्शन की हार बहुत बड़ा पैगाम था इमरान खान के लिए। और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह लिया गया और 7 वोटों की फेडरल हुकूमत है, तो मैं नहीं समझता कि वो इतना कॉन्फिडेंस अपने मेंबर्स का एंजॉय करते हैं। तो PDM एक बार फिर मुत्तहिद होकर उभर भी सकती है, इनको मजीद टफ टाइम भी दे सकती है। और पार्टी को वापस लाएंगे शहबाज शरीफ साहब? देखिए, वो पीपल्स पार्टी के साथ मामलात मेंड होते हुए वक्त नहीं लगेगा और मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है। और इसको देखिए, PDM अगर मुत्तहिद हो जाए एक बार फिर, तो हुकूमत को जो टफ टाइम दिया था और हुकूमत को जिस तरीके से ख़तरात लाहक थे और उनके वज़रा राब्ते कर रहे थे कि हमारे से बातचीत करें, टेबल पे बैठें, आप मुजाहरे ना करें, आप जलसे जुलूस ना करें, तो ये बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मुलाकातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ मामलात सुलझाने के लिए? नहीं, देखिए, अभी कोई मुलाकात नहीं है। ऑब्वियसली हमारे रवाबित रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट्री बिजनेस के हवाले से भी। हमारी कोई ऐसी खुदा ना खास्ता लड़ाई नहीं है कि बातचीत ही ना हो। वो ऑब्वियसली हमारा राब्ता है, बातचीत चलती रहती है। मगर हैविंग सेड दैट, देखिए, तमाम जमातों को इसमें जो PDM की जमातें हैं उन्हें एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। और मैं समझता हूँ कि PDM आने वाले दिनों में बहुत टफ टाइम हुकूमत को दे सकती है। और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ भी जो लोग खड़े हैं, जी, ये सारे वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब के साथ और उनकी हुकूमत के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का कबर वो ज़रूर ले रहे हैं, मगर अगर जहांगीर खान तरीन साहब ना भी हों, ये सारे लोग अब हुकूमत के साथ नहीं चल पाएंगे। हुकूमत का इनके ऊपर बहुत एक मिसट्रस्ट है, इनका हुकूमत के ऊपर मिसट्रस्ट है और आने वाले वक्तों में ये बहुत करामत साबित होंगे हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक चलेगी। अच्छा, अता तारिर साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जब हमने शहबाज शरीफ साहब को बतौर अपोजिशन लीडर ऐवान में भी इज़हार ख्याल करते हुए देखा तो तहम्मुल से वो काम लेते थे, अपने लहजे को भी वो पार्लिमानी रखते थे। लेकिन अब्बासी साहब का जो गुज़श्ता रोज़ जो 2 दिन पहले तलखी सामने आई, क्या शहबाज शरीफ साहब उनके मामलात सुलझाने के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे या फिर उनके साथ खड़े रहेंगे और स्पीकर को ही इसरार करेंगे वो अपना नोटिस वापस लें? देखिए, बात यह है कि जमात का हर रुकन वो जो स्टैंड लेता है और वो मेरिट पे, मेरा ख्याल है शायद अब्बासी साहब का स्टैंड बिल्कुल मेरिट पे है। स्पीकर ने अपने ओथ की वायलेशन की है। पिछले 2.5 साल में वो सिर्फ PTI को अकोमोडेट करते रहे हैं और जिस तरीके से जारहाना तकारीर की गई हैं, जिस तरीके से तहजीब व तमद्दन के दायरे को छोड़ के अपोजिशन के ख़िलाफ़ नारे और गालियाँ और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ट्रेजरी बेंचेस से, ये सब स्पीकर साहब का कसूर है। तो और बाकायदा स्पीकर साहब को माफी मांगनी चाहिए। बॉयकॉट कर दिया था इजलास का, क्योंकि वो भी तो यही कहते थे कि जानिबदारी है ऐवान में। नहीं, देखिए, जो उस वक्त का इशू था और जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि हमने ठीक फैसला किया कि हमने इजलास अटेंड किया। मगर स्पीकर साहब का रवैया पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के प्रेशर में और कुछ जो उनके पार्टी के हॉक्स हैं, मुराद सईद जैसे, उनके प्रेशर में आके उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल कॉर्नर किया है, तो वो मैं समझता हूँ कि स्पीकर रहने के लायक भी नहीं है, स्पीकर कहलाने की भी लायक नहीं है और वो उस ओहदे के अहल नहीं हैं। माजी में अयाज सादिक साहब थे, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, जिस तरीके से इन लोगों ने हाउस कंडक्ट किया है, पूरे हाउस के कस्टोडियन बन के दिखाया है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करके चले हैं।
तो ये स्पीकर साहब का रवैया बहुत ही अफसोसनाक है और माजरत स्पीकर साहब को करनी चाहिए। नोटिस वापस स्पीकर साहब ने नहीं लिया, तो कल के इजलास में नून लीग शिरकत करेगी इस अहम इशू पर या फिर बॉयकॉट करेगी इजलास का? देखिए, नहीं, कल का इशू बहुत अहम है। स्पीकर साहब ने अगर वापस नहीं लिया तो हमने भी तो जवाब नहीं दिया। हम बल्कि अपने मुतालबात रखेंगे और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कल जो बात होगी, हमारे वो इशू हमारे लिए बहुत अहम है और हम समझते हैं कि हम उसमें अपना जो भी किरदार अदा कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे और ऐवान में मौजूद होंगे। तो हमारा कोई बॉयकॉट का इरादा नहीं है। और इस इशू पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कल का सेशन अटेंड करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत फ़ाल तरीके से और बड़े सरगर्म तरीके से इंशाल्लाह वो हाउस में मौजूद होंगे और हम मुकम्मल हिस्सा लेंगे जो कल की कार्रवाई है, क्योंकि इस इशू पे देखिए जो TLP का इशू बना और जो हुकूमत ने मुआहदा किया, अगर हुकूमत ने मुआहदा किया था तो इम्प्लीमेंट करें उसको। तो मैं समझता हूँ कि हमारा इसमें बड़ा एक फाल किरदार होगा और हम इंशाल्लाह कल पूरा अपना किरदार दरअसल जो करारदाद में इजाफे की निशानदेही की थी अब्बासी साहब ने भी और नून लीग ने भी, वो कर लिया गया है और क्या क्या तब्दीलियां करके कल करारदाद ला रहे हैं आप? देखिए, अभी तक कोई ना पहले कोई ड्राफ्ट शेयर किया गया था, जो मंगल का इजलास है ना अब शेयर किया गया है। सुबह जब इजलास से पहले हमारी मीटिंग होगी उसमें तमाम तर चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ हाउस में जाएंगे। और देखिए ये अली मोहम्मद खान साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में इसी वक्त कहा था कि ड्राफ्ट तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी, एहसन इकबाल साहब को भी और साद महमूद साहब को भी पहुंचा दिया गया था, शेयर कर लिया था उन्होंने उनसे। नहीं, देखिए, पिछले इजलास से पहले एक तो हुकूमत की बहुत बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स डे पे ये रेजोल्यूशन एक प्राइवेट मेंबर से टेबल कराया, सरकार की तरफ से टेबल नहीं हुआ, हुकूमत की तरफ से टेबल नहीं हुआ। तो किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, नहीं शेयर किया गया था। इजलास के दौरान शेयर किया गया। देखिए, इजलास के दौरान अगर आप एक ड्राफ्ट शेयर कर रहे हैं तो फ़ायदा इस मशावरत का, इसको आपने अगर लाना है और मुतफ़िक़ा तौर पे लाने की आपकी कोशिश थी तो ये अच्छा इजलास था कि आपने किसी से शेयर ही नहीं किया। और कल के हवाले से भी हुकूमत के साथ ना कोई रब्ता है, ना कोई मशावरत हुई है, ना कोई ड्राफ्ट शेयर हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अता तरर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल इस वक्त जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और हुकूमती हलकों की जानिब से, NCO की जानिब से सख्त इक़दामात का इंदिया भी दे दिया गया है। सख्त इक़दामात क्या हैं, हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली क्या होगी, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरनाक वार जारी हैं। केसेस की शरह के साथ साथ अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में हुकूमत की जानिब से ऐसे कौन से सख्त इक़दामात किए जाएंगे, कौन कौन सी तजावीज़ ज़ेर बहस हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव कहाँ तक पाकिस्तान में पहुंची, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तालीमी इदारे बड़े शहरों में जहाँ पर शरह ज़्यादा है वहाँ बंद हैं, मार्केट्स का टाइम ऑलरेडी महदूद है, मज़ीद कौन से सख्त इक़दामात हैं जो कि उठाए जाएंगे, किन किन इक़दामात की तजावीज़ हैं? बहुत शुक्रिया जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीड अपॉन है, जिस पे फैसला है और मुतफ़िका फैसला है कि उनको करना चाहिए। मिसाल के तौर पे दुकानों में और तमाम भीड़ और हजूम वाली जगहों में मास्क का इस्तेमाल या उसकी एनफोर्समेंट है, लेकिन वो एनफोर्समेंट जो है वो हमें कमज़ोर दिखती है। उसकी जो अगर हम अमूमी तौर पे आपको शरह बताएं तो 30-40% के रेंज में होती है। अक्सर जगहों में मासवाए अस्पतालों के उससे ज़्यादा आपको इसकी कंप्लायंस नहीं नज़र आती। तो एक तो बात यह है कि ये जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं इनकी कंप्लायंस जो है उसको यकीनी और 100% बनाना जो है वो बहुत अहम कदम है। ये अहम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उनको सिर्फ 30% तक इम्प्लीमेंट करेंगे SOPs को, तो जाहिर है वो अपना असर भी उतना ही दिखाएंगे। तो एक तो बहुत अहम चीज़ इन चीज़ों की कंप्लायंस को यकीनी बनाना है, ये चीज़ ऑन टेबल होगी। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ों को या कुछ इक़दामात को फर्दर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो वो भी सामने और ज़ेर बहस आएंगी और कल इसके ऊपर फैसला होगा। तो ये दो ब्रॉड एरियाज़ हैं जिसका मैं आपको बता सकता हूँ कि डेफिनेटली डिस्कशन में भी आएंगी और इस पर डिसीजंस भी होंगे। डॉक्टर साहब, आज आपकी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है।
मज़ीद किस तरह से कानून पर मज़ीद सख्ती, कंप्लायंस में मज़ीद सख्ती, या कौन कौन से ऐसे उमूर हैं जिनकी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से दी गई है ताकि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके? जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके सामने तो हमने सूरत हाल की जो लेटेस्ट अदाद शुमार हैं वो सामने रखे और उसी के बेसिस पे उन्होंने फिर हिदायत की कि NCC की मीटिंग तलब की जाए, जो उन्होंने कल कर ली। तो ये तो ज़ाहिर है उनको अपडेट करना था और उनसे ये फैसला लेना था कि NCC बुलाई जाए ताकि वहाँ बैठ के मुशावरत के साथ और किसी एक कोऑर्डिनेशन के साथ और मशवरा लेकर फैसला किया जाए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम लेने, एक चीज़, और कोई अगर इजाफी चीज़ें हैं तो वो ऑन टेबल लाई जाएँ और उनको डिस्कस करके फिर फैसला लिया जाए। तो ये ना सिर्फ कि कल डिस्कशन होगा बल्कि इसके ऊपर कुछ फैसले भी होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस पर, मार्केट्स में ज़ाहिर लाजमी करार दिया गया है, बड़े शहरों में कार्रवाइयाँ भी हुई मास्क ना पहनने पर, लेकिन इसके बावजूद हम बेहतियाती देख रहे हैं। तो क्या बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े हमें? देखिए, मुस्तकबिल में तो सूरत हाल के मुताबिक ही फैसला होगा और मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि कौमी जो फैसला साजी है उसमें कोई भी डिसीजन कभी ऑफ द टेबल नहीं होता, हमेशा आप ऑप्शंस अपने पास रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी बहुत एक्सट्रीम या सुपर एक्सट्रीम ऑप्शन के जाने से पहले जो आपने पहले फैसले कर रखे हैं उनकी मुनासिब इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यकीनी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे है कि आप थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन तो कर ना सकें और ये कहेंगे जी हम बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, तो वो कई दफ़ा अजब होती बात। उसमें कंसिस्टेंटली आपने ये देखना होता है कि जो चीज़ आपने तय कर ली है उसको तो प्रॉपरली कर लिया जाए और फिर अगर अगला कोई कदम उठाने की ज़रूरत है तो फिर वो भी उठाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत इफेक्टिव SOPs और मेजरमेंट्स अपनाए थे पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी, ज़ाहिर है जिसके असरात भी हमने पॉजिटिव देखे थे। अब वो सारे इक़दाम हम अपना चुके हैं। अब इस तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या उन्हीं इक़दाम में मज़ीद सख्ती बरती जाएगी या कोई ऑल्टरनेट हिकमत अमली भी गवर्नमेंट की तरफ से सामने लाई जा सकती है? दोनों बातें, बिल्कुल दोनों बातें। आपने बड़ा अच्छे तरीके से कह दिया कि वो जो मौजूदा हिकमत अमली है उसमें सख्ती, और अगर कोई इजाफी चीज़ें करने की ज़रूरत महसूस होती है और उनकी गुंजाइश और उनकी फीजिबिलिटी सामने नज़र आती है तो वो भी की जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन की तरफ अगर हम आएँ, क्योंकि वो भी डेफिनेटली आवाम का एक बड़ा कंसर्निंग इशू है, कितनी खेप अभी डोजेस पाकिस्तान में वैक्सीन की मौजूद हैं? क्योंकि 5 लाख तो आज भी साइनोवैक की पाकिस्तान को मौसूल हो गई हैं चीन से। कितनी वैक्सीन लग चुकी है और डोजेस कितनी मौजूद हैं हमारे पास इस वक्त? जी, इस वक्त 2.7 मिलियन टोटल डोजेस आ चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 1.7 मिलियन के करीब जो हैं वो लग चुकी हैं और बकिया तकरीबन आज वाली अगर अराइवल को गिन लें तो मिलियन के करीब डोजेस मौजूद हैं। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि अगले 2-4 दिन में इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 मिलियन इजाफी डोजेस जो हैं वो मौसूल हो जाएंगी। तो ये इसका जो अमल है ये चल रहा है। ऑब्वियसली हम इसको ज़रा इसमें ज़्यादा तेज़ी चाहते हैं, लेकिन जो इसकी फुल तेज़ी है इसमें पूरा जिसे कहते हैं ना ज़्यादा एक्सटेंसिव इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वैक्सीनेशन की, उस सूरत ही मुमकिन होती है जब आपके पास वाफिर मिकदार में इजाफी वैक्सीन हो। और हम समझते हैं कि मई और जून में वो हमें काफ़ी बेहतर सिचुएशन में हम आ जाएंगे वैक्सीन की फराहमी के हवाले से। तो फिर ये जो एज का जो कैटेगराइजेशन है ये फर्दर नीचे चलती जाएगी। तो डॉक्टर साहब, पहली फेज़ पे हमने जब मार्च में वैक्सीनेशन शुरू हुई तो देखा कि 60+ कैटेगरी को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवानी थी। फिर उसके बाद मज़ीद स्पीड अप करने के लिए हमने वॉक इन स्ट्रेटजी भी देखी 60+ अफराद के लिए। तो मज़ीद स्पीड अप करने के लिए और क्या क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी या फिर इसी को आगे बढ़ाया जाएगा फर्दर एज ग्रुप्स में भी? नहीं जी, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटजी है। एक तो ये कि जो हम नीचे आते जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को वॉक इन पे लाते जाएंगे, एक चीज़। उसके अलावा फिर सेक्टर वाइज हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, एजुकेशन सेक्टर से, दीगर सेक्टर से, मीडिया की तरफ से और बहुत से जो हमारी प्रोफेशंस हैं उनकी तरफ से डिमांड है और एक्सपेक्टेशन है। तो हम जैसे जैसे हम अपने एज वाइज नीचे आते जाएंगे तो उन सेक्टर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर वैक्सीन भी डिप्लॉय करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल के आखिर तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तकरीबन 50 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगा दें, बल्कि एक्चुअल टारगेट हदफ जो है इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत उसको एक मॉडरेट सा भी टारगेट रखें तो मैं समझता हूं कि 50 मिलियन एक अच्छा टारगेट है, जिस तक हम अगर पहुंच जाएं तो कम से कम फिर हमारे यहाँ एक ब्रॉड लेवल इम्यूनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी।
तो डॉक्टर साहब 21 अप्रैल से 50 से 59 साल के अफराद को भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू होना था, ऐलान भी किया गया था। क्या अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है या इस एज ब्रैकेट में लगना शुरू हो गई हैं वैक्सीन? लगना शुरू हो गई हैं जी। और इस दफ़ा हमने किया ये है कि जो अर्लीस्ट रजिस्ट्रेंट्स थे, यानी जिन्होंने जैसे ये इस एज ब्रैकेट की जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, जो ही उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, तो हम उसी सीक्वेंस में चले जा रहे हैं और रोज़ाना की बेसिस पे इस एज ग्रुप को भी वैक्सीन लग रही हैं। लेकिन अभी ये एज ग्रुप की वैक्सीन वॉक इन वैक्सीन के थ्रू नहीं लगनी, रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही है? जी बिल्कुल, ये इस एज ग्रुप को 50 to 60 वाले को इस वक्त वॉक इन में नहीं खोला गया। मैं आपको मिसाल देता हूं कि 21 अप्रैल को अगर हम ये 50 to 59 वाले लोग भी गिने तो इसमें से 42,000 लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी, 42,000। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी हमें बता दीजिएगा कि जो कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन पाकिस्तान को मिलनी थी, वो अभी तक मिली क्यों नहीं है और कब तक इम्कान है वो वैक्सीन भी पाकिस्तान में आने का? कोवैक्स ने ख़रीदारी करनी थी, ज़्यादातर उनकी ख़रीदारी का जो बेसिस था वो एस्ट्राजेनेका था या फाइज़र या दीगर। फाइज़र के बारे में तो आपको पता है कि यूएस से बाहर उसकी ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट नहीं होगी अगले साल से पहले, 2022 से। तो ज़्यादातर इन्हिसार उनका एस्ट्राजेनेका पे या कुछ दीगर वैक्सीन्स पे था। अब हुआ ये कि एस्ट्राजेनेका की बहुत सारी जो मिकदार थी वो इंडिया में बननी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, तो उनको अपनी प्रोडक्शन जो है उस पर मसाइल पड़े, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। जैसे आपने देखा इंडिया में ये जो लहर थी बहुत तेज़ी से ऊपर गई, तो कोवैक्स को जो फराहमी होनी थी बजरिया SII, उसमें रुकावट आ गई। चुनाचे वो उन ममालिक में जहाँ ये फर्दर जानी थी उनके ज़रिए वो वहाँ तक नहीं पहुँचा सके। तो अब वो अल्टरनेट सोर्सेज और अल्टरनेट चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन ये वक्त से ही पता चलेगा कि जो कोवैक्स के ज़रिए वैक्सीन का वादा था, बल्कि कमिटमेंट थी, रिटन कमिटमेंट थी, वो कब मीट होती है। हमें कुछ इंडिकेशन है कि ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, वो होगी, लेकिन जाहिर है उसमें एक पॉज है, एक तौक़ुफ़ है, एक गैप आ। अच्छा डॉक्टर साहब, हर्डल्स क्या आ रही हैं वैक्सीनेशन के प्रोसेस में, क्योंकि इंटरनेशनली भी रैंकिंग्स में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वैक्सीन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। क्या वैक्सीन की खेप की कमी वजह है या फिर अभी भी अवाम में मुज़ाहमत पाई जाती है वैक्सीन लगवाने के हवाले से? मैं समझता हूँ जी इस स्टेज के ऊपर जो मज़ाहमत का मसला वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि एक पूरी विलिंग पॉपुलेशन है जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, वो लगवाना चाह रहे हैं और वो लगवा रहे हैं और उसमें तेज़ी आ रही है। मतलब पिछले 24 घंटे में हमने सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जब से हमने ये अमल शुरू किया है वैक्सीनेशन का, उसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन पिछले 24 घंटों में लगी हैं। तो ये नहीं है कि वैक्सीन लग नहीं रही, वैक्सीन लग रही हैं और उसकी मांग भी है, लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इसको हम और बहुत तेज़ कर सकते हैं अगर हमारी सप्लाई, जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा अश्योर्ड हो जाए, तो या ज़्यादा उसकी तादाद हमारे हाथ में हो। वो चूँकि अभी तक उस तादाद में नहीं आई जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो नेचुरली अभी तक प्रोसेस स्लो रहा है। लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर आप गुज़िश्ता 24 घंटे, यानी आज का नहीं, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 79,000 वैक्सीन हुई हैं, जो कि हाईएस्ट फिगर है अभी तक जब से हमने शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि आराम से हम 1 लाख 1.5 लाख वैक्सीन पर डे आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये होगा इंशाल्लाह जैसे जैसे ये हमारी वैक्सीन की सप्लाई, मैंने आपको बताया कि मई और जून में और तेज़ी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मई और जून का आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो डेटा अभी आपके पास मौजूद है उसको देखते हुए क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये जो कोविड की तीसरी लहर है इसका ग्राफ अभी मजीद ऊपर जाएगा या अब किसी पॉइंट पे आने वाले महीनों में केसेस की शरह में कमी भी देखने में आएगी? ऐसे है जी, इस वक्त जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जब पॉजिटिविटी को हम देखते हैं या नंबर ऑफ हॉस्पिटल के जो डेली सेंसस होता है, डेली काउंट है क्रिटिकल पेशेंट्स का, या नंबर ऑफ केसेस, इन तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो ये नहीं है कि जैसे मार्च और अप्रैल के शुरू में, यानी हर अगला आने वाला हफ्ता पिछले वाले हफ्ते से बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता था, ऐसे नहीं है। कुछ ठहराव है, लेकिन बात यह है कि ये ठहराव जो है अब हम चाहते हैं कि ये नीचे आए ताकि हम इस वेव से निकल पाएँ। और साथ साथ थोड़ी तशवीश ये भी होती है कि इस वक्त जो ज़्यादातर केसेस आ रहे थे वो मुल्क के शमाल से आ रहे थे, पंजाब और KPK से, इस्लामाबाद से, लेकिन अब कराची में भी, हैदराबाद में भी ये शरह बढ़ रही है। तो अगर मुल्क का जनूबी हिस्सा भी इसमें अपनी अनफॉर्चुनेटली अगर कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब उनकी तरफ से भी आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये नंबर फर्दर बढ़ सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो हाई शरह वाले, हाई पॉजिटिविटी वाले शहर हैं वहाँ कुछ शदीद मेजर्स किए जाएँ।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमती मुमकिन इकदाम के हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज से ठीक एक हफ्ते के बाद 29 अप्रैल को कराची NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सजेगा। अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो आज सूरत हाल सामने आई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैलेट पेपर्स छापे गए हैं उनमें कलदम तहरीक लब्बैक का इंतखाबी निशान क्रेन भी मौजूद है। इसकी वजह से मुख्तलिफ सवालात हैं जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, उन सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेब खानज़ादा। बहुत शुक्रिया जुनेब, हमारे साथ आप मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? ये तहरीक लब्बैक को तो कलदम करार दिया गया है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत, तो फिर ECP के तरफ से जो बैलेट पेपर्स आए हैं उसमें क्रेन का निशान मौजूद है। जी साद, बहुत शुक्रिया। ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है वो आवाम या मीडिया की आगाही के लिए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन रिटर्न अभी तक सरकार ने रुजू नहीं किया क्योंकि एक प्रोसेस है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना प्रोसीजर अब से नहीं, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो सूरत हाल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये प्रैक्टिस उस दौरान से नहीं जारी है। इस पे पिछले 2-3 महीने से वर्क हो रहा है, डेट दी गई थी, इसकी तैयारी की गई थी। तो TLP का नाम होना, उसके कैंडिडेट का उस बैलेट पेपर पर होना और उसके जो मार्क है या आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोट है वो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकली ECP को किसी ने लिख के नहीं कहा है कि जी इसको बैन कर दें। अच्छा। हमारी जो ECP के हुकाम से बात हुई इस बारे में कि जी बैलेट पेपर जारी हो गया है, उसका सब्ज़ रंग है, उस पर क्रेन का निशान है, तो ये क्या तमाम बातें ठीक हैं? जहां एक बात पर उन्होंने डिक्लाइन किया कि जी ये तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन जो बात जुनेब हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पर, ये सारी बातें हम जान लेते हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची नदीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब वक्त देने के लिए। नदीम साहब, क्या कानूनी और ऑफिशियल लवाजमात पूरे करने होते हैं जब हुकूमत की जानिब से एक जमात को कलदम करार देने का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती? जी देखें, हमारा जो सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये कहता है कि जी इसमें किसी भी पार्टी को डिसॉल्व करने के लिए वो है। तो उसमें जब इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई वो मौसूल होता है नोटिफिकेशन, फिर वो रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से फिर उसके जब डिसीजन होता है तो फिर वो पार्टी फोर्थ विद डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये इलेक्शन अभी 29 अप्रैल को होने, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि इलेक्शन जिस तरह कल भी ये बात हुई है कि जब ये सवालात हुए तो शेख रशीद साहब ने खुद कहा कि जी कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और वो इलेक्शन भी लड़ रही है कराची में। तो क्योंकि वो अभी इस वक्त इलेक्शन में मौजूद हैं और उनके जो उम्मीदवार है उसका निशान जो उनका इंतखाबी निशान है क्रेन, ठीक है, तो इसीलिए उसका बैलेट पेपर भी उनका छप रहा है जिसमें उनका निशान मौजूद होगा। अच्छा नदीम साहब, आप भी जिक्र कर रहे हैं रेफरेंस के जरिए उसको बाकायदा तौर पर तहलील कर देने के बाद ये मामलात तय पाते हैं इलेक्शन ना लड़ने वाले, तो जो हुकूमत का नोटिफिकेशन बैन करने का है उसकी बुनियाद पर कोई पाबंदी नहीं होती सियासी जमात को इलेक्शन में उतरने की और नताइज पर भी कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें भी होल्ड नहीं किया जाता? अभी फिल वक्त तो उसके ऊपर कोई इसका असर नहीं है जब तक कि उसकी वो पार्टी तहलील नहीं होती। वो अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जब तक वो तहलील नहीं होती तो वो अभी एज ए सियासी पार्टी वो काम कर रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, कुछ जमातों की जानिब से इलेक्शन डिले करने की भी दरख्वास्त की गई थी, कोविड की वजह करार दी गई थी, उन दरख्वास्तों को मुस्तरद क्यों किया गया? क्या उनके एतराज़ात वैलिड नहीं थे इस सारी सूरत हाल में? हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा लिया इलेक्शन कमीशन ने और उनकी दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं हो सकी वो, क्योंकि हमारा जो आईनी हमारी जिम्मेदारी है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। तो 3 मई तक हमारे पास 60 डेज का टाइम था, तो लिहाजा ये हमारी एक आईनी तकाज़ा है जिसको इलेक्शन कमीशन पूरा कर रहा है।
अच्छा जुनेब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त हल्के में क्या सूरत हाल है? क्या तहरीक लब्बैक की जो वहाँ पर मकामी क़यादत है उनकी जानिब से कैंपेन जारी है? कौन लीड करें इस कैंपेन को? देखें, जब तक इस्लामाबाद की सूरत हाल या लाहौर की सूरत हाल और कराची की बंदिश का मामला नहीं था तो TLP की जानिब से एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी हम दूसरी जमातों की तरफ से देख रहे थे, चाहे उसमें MQM हो, चाहे उसमें नून लीग हो, चाहे उसमें PSP हो, चाहे उसमें PTI हो। चूँकि TLP का वोट बैंक इस हल्के में हमें ब्रेक भी होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक TLP के जो है वो नुमाइंदे हैं और फिर सुन्नी तहरीक की तरफ से कादरी साहब ने भी जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया अलग होकर। अब ये ख्याल किया जा रहा है इस पूरी सूरत हाल के बाद कि हो सकता है कि वो आपस में जम हो जाएं, या क्योंकि जो टोटल लोगों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लेना था इस हल्के से वो तकरीबन 53 के करीब थे, 23 ने विड्रॉ किया। अब जो रिसेंटली लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक 30 जो है वो उम्मीदवाराना हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी हैं, इंक्लूडिंग TLP, और फिर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो अभी भी ये जो सूरत हाल है, किस करवट जो है वो सिचुएशन जाती है, वो हमें डे एंड तक या 27 तक मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो गहमा गहमी का आंसर है विद रिस्पेक्ट टू TLP, उसमें अब हमें थोड़ा सा जो है वो मजीद जान पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो ओवरऑल मुल्की सिनेरियो रहा है साद रिजवी के हवाले से या TLP के स्पेशली हवाले से, ताहम जैसे नदीम हैदर साहब ने बात कही है कि कानूनी जो पहलू है उसमें अभी तक कोई डायरेक्ट दरख्वास्त नहीं मौसूल हुई, और जो एक्टिविटी चल रही है तो उसमें TLP का अब हिस्सा इस इलेक्शन में NA 249 के बल्दिया टाउन या कराची वेस्ट 2 के उसमें काफ़ी जान पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा जुनेब, आप इस मोमेंटम की बात कर रहे हैं, अगर इस मोमेंटम को आप कंपेयर करें, ये जो सारी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई 1-1.5 हफ्ते के दौरान, उससे पहले कलदम तहरीक जब कलदम नहीं थी उसकी इलेक्शन मुहिम, और उसके बाद जब मुज़ाकरात भी हो गए और मामलात सेटल डाउन होने की तरफ भी आए, करारदाद भी कौमी असम्बली में पेश कर दी गई, तो अब वो मोमेंटम क्या तहरीक लब्बैक के हक में आप जाता देख रहे हैं, या फिर वोट टूटा है तहरीक लब्बैक का सारी सूरत हाल के बाद? जैसे मैंने कहा ना कि तहरीक लब्बैक और सुन्नी तहरीक, अगर हम रिलीजियस एंड से बात करते हैं और स्पेशली TLP की बात करते हैं 2018 के इलेक्शन में, तो तमाम रिलीजियस पार्टी में एक नौमौलूद पार्टी बन के उभरी जिसको वोट पड़ा। पंजाब से अगर मैं देख लेता हूँ तकरीबन 1.8 मिलियन का जो है वो नंबर है। सिंध से अगर हम देख लेते हैं 2 सीटें भी उन्होंने निकाली। अनफॉर्चुनेटली कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें पंजाब से नहीं निकली, लेकिन सिंध से 2 सीटें निकल जाना TLP के लिए उस सिनेरियो में बड़ा जो है वो फेवरेबल रहा है। और अब के सिनेरियो में स्पेशली उस हल्के में जहां बहुत डिवीजन, जुनेब खानजादा और नदीम हैदर साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और हम मामला जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुमकिना मुलाकात के हवाले से जो इशारे दिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद से ठंडी हवाएं चलने का जिक्र हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब वक्त देने के लिए। सर, जहांगीर तरीन साहब ने भी आज बड़ी ठंडी हवाओं का जिक्र किया है, क्या हुकूमत की तरफ से कोई रजामंदी शो हो गई है जहांगीर तरीन साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के लिए? देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर दिया और उन्होंने ये बता दिया है कि अगर वो बगावत का परचम बुलंद कर दें तो पंजाब हुकूमत जो है वो एक दिन नहीं चल सकेगी। और इसके साथ ही साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पर भी उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया है, क्योंकि कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं जो कि ज़ेरो ज़बर कर सकते हैं सियासत को। तो इसलिए जहांगीर तरीन की बात तो सुननी पड़ेगी वज़ीर आज़म को, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल जो है उनके लिए पैदा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा शामी साहब, अगर हम जहांगीर तरीन साहब और उनके हम ख्याल अरकान के बयानात गुज़श्ता कुछ दिनों में देखें, पहले ये कहा गया कि अगर हमारी बात ना सुनी तो इंतहाई फैसले कर लेंगे। फिर कल गारी साहब का बयान आया कि 70 के करीब अरकान कौमी सूबाई असम्बली हमारे साथ हैं, फिर हम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब से पुरानी दोस्ती है। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप ने ब्लैकमेल किया वज़ीर आज़म साहब को, और क्या ये नुकसान पहुँचाने का फैसला कर सकते हैं अभी भी अगर मामलात हल ना हुए तो? देखिए, सियासत में अपने हदफ पे नजर होती है और उनका हदफ ये है कि उनको रिलीफ मिले, और जो मुकदमात उन पे कायम हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे मामलात हैं जो बरसों पुराने हैं,
यानी और ये ऐसी चीजें हैं जो मुतलका अदारों में जिन पर फैसले हो चुके हैं, और ये भी उनका कहना ये है कि ये सिविल नौयत के मामलात हैं जिनको फौजदारी मुकदमों में तब्दील कर दिया गया है। तो अगर उनकी बात सुनी जाती है और वजीर आजम जो है उनका मौक़िफ़ जो है उससे इत्तफाक करते हैं या कोई दबाव उनका कम हो जाता है उन पर, तो मेरा ख्याल फिर मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत पैदा नहीं होती तो फिर सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। जहांगीर तरीन को बहरहाल अपनी हिफाजत करनी है, और उसके साथ आप ये भी देखें कि इसका मतलब ये भी है कि ऑन ग्राउंड इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी बड़ी तब्दील हो चुकी है। फजा जो है ना वो साजगार नहीं रही पीटीआई के लिए। ये बगावत जो पैदा हो रही है उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब आप हल्कों में जाते हैं इंतखाब के, तो वहाँ वोटर्स जो हैं उनके अंदर भी शदीद बेचैनी है, और वोटर्स जो हैं उनको उनके सामने खड़ा होना और उनको जवाबदेही जो है वो करते हैं, जब उनका जवाब देना, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए पीटीआई को ये मामला संभालना पड़ेगा, वगरना मामला तो उसके हाथ से निकल। अच्छा शामी साहब, बज़ाहिर तो जहांगीर तरीन साहब का ये दावा है कि हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करनी है। अब वज़ीर आज़म साहब और उनका भी ये दावा है कि हुकूमत का इदारों पर और फैसलों पर कोई असर नहीं है। अगर ये दोनों बातें हम सही मान लें तो फिर मुलाकात में जहांगीर साहब ने क्या मुतालबा करना है वज़ीर आज़म साहब से? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो है उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो उसमें FIA ने कार्रवाई की है, और FIA जो है वो बराह रास्त वफाकी हुकूमत के मातहत है और शहजाद अकबर साहब के मातहत है। यानी FIA जो है वो कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, ये नैब नहीं है। नैब का तो अपना एक इंडिपेंडेंट तशक्कुस है, बराह रास्त वो हुकूमत के मातहत नहीं है। लेकिन FIA का मामला ये नहीं है। और अगर हुकूमत जो है अपना दबाव कम कर देती है, और एक यानी जहांगीर तरीन साहब के करीबी हल्कों का कहना यह है कि अगर वो एक नॉर्मल तरीके से उनके मुकदमा चलते हैं और हुकूमत अपना दबाव कम कर लेती है या उसे हटा लेती है, तो फिर वो मामलात जो हैं उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उनका ख्याल ये है कि उनके खिलाफ दबाव बढ़ाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसको नतीजा खेज बनाने के लिए एक कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद से। ठीक है, यानी कार्रवाई को नतीजा खेज बनाने के लिए इस्लामाबाद से कोशिश की जा रही है और दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारी सियासी सूरत हाल पर अपने तजिए से हमें आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।